वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनका भी अपकमिंग टाइम है, स्पेशली जिनका वो है वर्ल्ड एड्स डे इज़, तो वर्ल्ड एड्स डे दैट मीन्स हम कब मनाते हैं? मई 12 को, दिसंबर 1, जुलाई 4 या फिर अप्रैल 1। तो वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे हम हर साल जो दिसंबर का जो 1 डे होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। कब मनाते हैं? दिसंबर 1 में। यहाँ पर एड्स डे को लेके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देखिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स डे से मतलब एड्स डे आ सकता नहीं आ सकता, लेकिन जितने भी हेल्थ से रिलेटेड डेज हैं वो आपको एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है, जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपको जनरली याद हैं, बट फिर भी आप एक बार अपने रिवाइज ज़रूर कर लें। ऑलरेडी क्लासेस भी हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते दिसंबर 1 को है, लेकिन यदि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च पूछें तो फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। फिर इसकी सेकेंड फेज़ आई 99 में। फिर आया इसका नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी। याद रखना है यदि प्रोग्राम और पॉलिसी दोनों अलग अलग हैं। तो यदि नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी पूछे तो 2002 में आई थी, और NACP डायरेक्ट यदि लिखा आता है कि NACP लॉन्च कब हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको बताना 1992। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड फेज़ करके आता है तो वो भी आपको याद रखना है। फर्स्ट हुई थी 1992, सेकंड 1999 1999, थर्ड हुई थी 2000। ट्रीटमेंट जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है आपको एग्जाम में आता है, तो ये कब इनिशिएट किया गया था? 2004 में। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, पॉलिसी ART ट्रीटमेंट कब आया, एंड नेशनल काउंसिल ऑन एड्स कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो 2006 में। इसी तरीके से आपको TB के लिए भी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी डॉट्स कब ऐड हुआ, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, नाम कब बदला गया, ये सब आपको ट्यूबरक्लोसिस में भी याद रखना है यही चीज़ें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज दैट मीन्स डिसीज को पता करना, कॉज क्या है, रीज़न क्या है फैलने का, तो वो सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना पॉपुलेशन में। तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर र्यूमेटोलॉजी। तो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीज़ किस रीजन से हुई है, क्या कॉज रहा है, किस तरीके से स्प्रेड आउट हुई है, तो सब किससे हम क्या कहेंगे, टर्म यूज़ करेंगे, वो कहलाएगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड होती है, क्या इसका रूट रहा है, क्या कॉज रहा है, वो सभी चीज़ों की स्टडी क्या कहलाएगी? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अ मेल क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विथ। यदि कोई मेल क्लाइंट है, मलेरिया डायग्नोस हुआ है, तो कौन सा है जो यहाँ पर सिम्टम प्रेजेंट होगा? इनलार्ज्ड पेंक्रियास, इनलार्ज्ड स्प्लीन, इनलार्ज प्रोस्टेट या फिर इनलार्ज एब्डोमेन। मलेरिया के पेशेंट में कौन सा ऑर्गन में इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? स्प्लीनोमेगाली, दैट मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीनोमेगाली वर्ड आता है तो हम क्या कहेंगे? इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। जहाँ पर भी मेगाली वर्ड यूज हो जाएगा दैट मीन्स क्या है? साइज बढ़ी हुई इनलार्जमेंट है। तो मलेरिया के पेशेंट में क्या अफेक्ट होगा? स्प्लीन की साइज है जो स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, और दी टर्मिनोलॉजी में आता है यहाँ तो स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर अ डिक्रीज ऑफ pH ड्यू टू डेफिशिएट HCO3, एन इंक्रीज इन pH ड्यू टू एक्सेस ऑफ HCO3, अ डिक्रीज ऑफ pH ड्यू टू एक्सेस ऑफ PCO2, एंड इंक्रीज इन pH ड्यू टू डेफिशिएट ऑफ PCO2। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस और एसिडोसिस हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। तो pH वैल्यू के कारण ये दोनों डिस्टर्ब होती हैं। तो यदि जब pH वैल्यू है जो क्या रहे, कम रहे HCO3 के कारण, तब क्या होगा? एसिडोसिस। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस दिया हुआ है।
तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस आपको यदि पीएच रेंज पता है तो आपको ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो एसिडोसिस क्या है? इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ लोअर पीएच देन द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। एसिडोसिस में क्या होगा? ऐसी कंडीशन की पीएच क्या होगा आपका? लो होगा, जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए उससे। और एल्कलोसिस में क्या होगा? हाई होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पीएच वैल्यू कम है, किसके कारण? HCO3 की कमी के कारण। यहाँ पर पीएच ऑफ ब्लड 7.35 होगा, जो बेसिक रेंज है इसकी ब्लड की, ब्लड पीएच की। लेकिन एल्कलोसिस में क्या होगा? इंक्रीज रहेगी। तो एक जो नॉर्मल रेंज है वो ब्लड पीएच की कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन इज प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स इज। तो स्टेरॉइड का प्रिकर्सर क्या है? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन। तो स्टेरॉइड्स के प्रिकर्सर की बात की जा रही है। तो स्टेरॉइड का प्रिकर्सर क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं आपको। नेक्स्ट वन इज डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विथ पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यदि किसी को पेप्टिक अल्सर है तो कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए कही जाएगी? स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरी डाइट, हाई फाइबर्स डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो एक बेसिक सा फंडा है कि जब भी आपको कोई स्टमक में प्रॉब्लम होती है या फिर पेप्टिक अल्सर हो या फिर कुछ और अदर प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले खाने पीने में क्या बंद किया जाता है? स्पाइसी फूड। क्या स्टॉप किए जाते हैं? स्पाइसी फूड। यदि डायरिया है तो फाइबर डाइट को स्टॉप किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जा रही है पेप्टिक अल्सर की, क्या सबसे पहले अवॉइड करने को कहा जाएगा? स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले, ऑयली फूड। नेक्स्ट वन इज हार्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी अमंग हाई रिस्क ग्रुप, द ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी, a small portion of the community being immunity to a pathogen। तो हर्ड इम्यूनिटी, जब लास्ट टाइम जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो बहुत सारा आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में किसी डिसीज़ को लेके पर्टिकुलर इम्यूनिटी का बनना। लास्ट टाइम कहा गया था कि कोविड की इम्यूनिटी जो बॉडी में डेवलप हो गई है बहुत सारे लोगों में, अब उसको क्या टर्म यूज़ किया गया था? हर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसे ही यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके इम्यूनिटी का डेवलप होना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमेंथिक इज एडेड टू डायथाइल कार्बामाजीन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जब हम ट्रीट करते हैं तो डायथाइल कार्बामाजीन है, उसके साथ कौन सी एंटी हेलमेंथिक एजेंट है जो हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है पारेंटेपेलमोइट, पिप्राजीन, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो क्या है जो हम यूज़ करेंगे DEC के साथ में, डायथाइल कार्बामाजीन के साथ में? एडजुवेंट वैल्यू सेट करनी है हमें, तो एंटी हेलमेंथिक एजेंट हम कौन सा लेंगे? तो मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल दोनों ही है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास रहेगी एंटी हेलमेंथिक एजेंट जो हम यूज़ करेंगे DEC के साथ में वो क्या होगी? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट वन इज पेशेंट्स ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। तो यदि किसी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दी जा रही है तो क्या चीज़ है जो हम उसकी मॉनिटर करेंगे? हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो क्या है जो हमें बार बार मॉनिटर करना होगा? जिस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? फ्रूसेमाइड देंगे, तो जो चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी वो क्या होगी? फ्रूसेमाइड या फिर लूप डायरेटिक्स। यदि आपको डायरेक्ट लूप डायरेटिक्स मेडिसिन कहें या फिर फ्रूसेमाइड कहें तो हमें क्या मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी? हाइपोकैलेमिया, दैट मीन्स लो पोटेशियम लेवल, ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होना। तो एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं हम फ्रूसेमाइड का, जो कि क्या काम करता है? सोडियम को किडनी में रीअब्जॉर्ब करने से कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब ये सोडियम को कम करने का काम करेगा तो बॉडी का जो एक कॉमन साइड इफेक्ट शो होगा वो क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर या फिर
लो पोटेशियम लेवल, इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हाइपोकैलेमिया। यदि यहाँ पर हाइपोटेंशन होता तो हम उसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ARDS। ARDS में है जो क्या देखने को मिलेगा, कौन सा साइन है जो देखने को मिलेगा? ऑप्शन है डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी, या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एयर सैक हैं वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी में डेप्रीवेट होगी, कमी होगी। तो ARDS में क्या होगा, जो एल्वुलाई है वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा। जब फ्लूइड कलेक्ट होगा तो क्या करेगा, डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज। मैंने यही एक जो जिसको हम वेट लंग भी कहेंगे, याद रखना है, ARDS का दूसरा नाम क्या है, वेट लंग्स। क्यों है इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एल्वुलाई है वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट होगा, इसलिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD। PCOD का कॉमन सिम्टम, टिपिकल सिम्टम कौन सा है? प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, इनवोल्यूशन, डिसमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि साइन होगा किसका, PCOD का। तो PCOD जो कि कॉमन प्रॉब्लम हो गई है नाउअडेज वुमेन में। तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, तो इसका जो मेन क्या होगा, टिपिकल साइन क्या होगा, होगा इनवोल्यूशन, कि जो ओवरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करेगी, एग को ही रिलीज नहीं करेगी। क्या होगा, जब एग रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग रिलीज होगा, लेकिन जब एग रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, हम उसको क्या कहेंगे, इनवोल्यूशन। और इनवोल्यूशन PCOD का एक कॉमन साइन है। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ अ हिस्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व। His urine sample were studied. Which of the following is an important index of renal disease? यदि किसी पर्सन को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, रीनल रिजर्व की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, हिस्ट्री रही उसकी, यूरिन सैंपल की स्टडी की गई, तो कौन सा इंडेक्स है जो कि बताएगा कि रीनल डिसीज पेशेंट को है? कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, एल्ब्यूमिन, या फिर बाइल पिगमेंट। तो जो यहाँ पर कौन सा लेवल बताएगा कि पेशेंट को क्या है, रीनल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो एल्ब्यूमिन को हम यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं? रोथरास टेस्ट, पॉचेट्स टेस्ट, हे टेस्ट, या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं? तो जो टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जिससे हम पता करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं। और जो अदर टेस्ट है वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो यहाँ पर रोथरा टेस्ट है, ये किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडीज तो नहीं है। किसके लिए? यूरिन में एसीटोन बॉडी यदि पूछा जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए जनरली जब कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है तब किया जाता है रोथरा टेस्ट। हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट तो नहीं है। और यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन के लिए कहा गया है तो क्या होगा? हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर क्रेटिनिन। तो यूरिन का जो इनऑर्गेनिक क्या है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है? वो है अमोनिया। कौन कौन से होते हैं? क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। क्या होंगे? क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट वन इज
द कंसेंट्रिक रिंग सराउंडिंग द ऑस्टियम इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज कॉल्ड। के चारों तरफ जो एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर होगा कंसेंट्रिक रिंग टाइप से होगी, वो क्या कहलाएगी? लेमिला। क्या होगी? लेमिला। नेक्स्ट वन इज ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स व्हाट वुड बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ व्हीजिंग साउंड। तो जब हम लंग्स का ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्या डिस्क्रिप्शन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर व्हीजिंग साउंड है? ऑप्शन में सॉफ्ट ब्रीजी लो पिच्ड साउंड लॉन्गर ऑन इंस्पिरेशन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, SGPGI में आपको आ सकता है कि जब हमने लंग्स का ऑस्कल्टेशन किया तो बीजिंग साउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बीजिंग साउंड है जो क्लासिकल साइन किसका माना जाता है? एक तो अस्थमा का, अदर कंडीशन में भी होगा लेकिन क्लासिकल साइन है जो किसका? अस्थमा का है। तो एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन में हम क्या बताएंगे कि बीजिंग साउंड का मतलब क्या है? सेकंड ऑप्शन है लाउड पिच्ड रम्बलिंग कॉर्स साउंड हेयर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ब्लोइंग साउंड दैट आर मीडियम पिच्ड इक्वली ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, हाई पिच्ड स्क्वीली म्यूजिकल साउंड लाउडर ऑन ऑस्कल्टेशन। जब हम लंग्स का करेंगे तो बीजिंग साउंड के लिए हम प्रॉपर क्या बताएंगे कि ये हाई पिच्ड स्क्वीकी म्यूजिकल साउंड है। जब आप क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा? एक साउंड सुनाई देगा, म्यूजिकल साउंड जिसको यहाँ पर कहा गया है, उसको हम क्या कहेंगे? बीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? ऑप्शन में नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द डिसीज प्रोसेस, nursing diagnosis describes the individual's response to the disease process, nursing diagnosis remains constant throughout the duration of illness। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आप क्या देंगे? तो यहाँ पर एक तो जो चीज़ पेशेंट उस डिसीज़ को लेके क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, वो होगी, पेशेंट की प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यदि आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कहा जाता है तो क्या होगा? वो होगा कि डिसीज़ को लेके पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना पेशेंट ठीक होते जाएगा, रिकवरी करते जाएगा। तो डायग्नोसिस जब आप बनाएंगे, केयर प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी भी चेंज करेंगे। पहले पेन था, बाद में नहीं होगा, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। इसी टाइप से यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब्स द individual's response to the disease process। Next one is which of the following sign test is a nurse assessing when a patient is able to stand with feet together and eyes open but sways or falls with eye closed। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता है। पूरे टेस्ट के नाम भी जो दिए हुए हैं वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेशेंट को जब हम असेस करते हैं दोनों पैर साथ में खड़े करके चेक करेंगे। आंखें खोले हैं तब वो सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करेगा तो वो गिर जाएगा। तो ये क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में चौवेस्टिक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, रॉम्बर्ग साइन या फिर हेस टेस्ट। तो ये कौन सा साइन है जिसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट को यदि हमने दोनों पैर पर एक साथ खड़ा किया है, आइज ओपन है तो वो देख पा रहा है, जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो गिर जाएगा। तो जनरली ये मेंटल बैलेंस के लिए, अटैक्सिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनके लिए भी किया जाता है। तो ये क्या है? रॉम्बर्ग साइन। क्या है? रॉम्बर्ग साइन। इस तरीके से डॉक्टर्स चेक करेंगे, या फिर आप शराब पिए पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में तो पुलिस वाले जो आपको पकड़ेंगे वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? आपको अपने दोनों पैरों के साथ में इस तरीके से जो इमेज दिख रही खड़ा किया जाएगा। आप जब आँखें खोले हैं तब आप आईज ओपन किए हैं तो देख सकते हैं, सब प्रॉपर खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करेंगे तब आप क्या होगा? आपका बैलेंस है जो बिगड़ेगा और आप गिर जाएंगे। तो ये क्या है? रॉम्बर्ग साइन। रॉम्बर्ग टेस्ट भी हम इसको कहेंगे। चौवेस्टिक साइन देखने को मिलेगा जब टिटनस की टिटेनी है जो बॉडी में हमारी डेवलप हुआ हो, जब आपको चौवेस्टिक साइन है देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा? फेशियल नर्व में ट्विस्टिंग होगी, और जो फेशियल नर्व है यहाँ पर हम परकसन करेंगे तब आपको ट्विस्टिंग होगी, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी भी होगी और पेन भी होगा।
ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट वन इज A 3-year-old boy is admitted to the emergency department after a fall that fractured his arm. What would be the type of assessment that the nurse will quickly conduct? तो यहाँ पर 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, उसके आर्म में फ्रैक्चर है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ के लिए प्रॉपर असेसमेंट करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ। 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गिरने के कारण आर्म में फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसे केस में आप कौन सा असेसमेंट तैयार करेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड, मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करते हुए असाइन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या हो गई? आर्म में फ्रैक्चर है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स बताता तब हम अलग तरीके का असेसमेंट करते, लेकिन यहाँ पर कौन सा असेसमेंट रेडी करेंगे हम? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज When assessing body temperature on hospitalized patient, the rectal route would be preferred by the nurse in which of the following patient? देखिए क्वेश्चन कितना इजी और ट्रिकी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो रेक्टल रूट यूज़ करने वाले हैं। तो कौन से पेशेंट में आप रेक्टल रूट को यूज़ करेंगे? 12-year adolescent with fever, a 55-year-old lady with cardiovascular disease, एन अनकॉन्शियस 6-month-old इन्फेंट या फिर 30-year-old मैन विथ हेमरॉइड्स। तो अब यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप के पेशेंट में रेक्टल रूट को अपनाएंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो 12 साल का बच्चा है, एडोलेसेंट बच्चा है, तो उसमें हम रेक्टल रूट नहीं अपनाएंगे बल्कि एक्सिलरी या फिर ओरल से टेम्परेचर चेक कर लेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के पेशेंट में रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं, और जिनको हेमरॉइड्स है तो उनको भी अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर जो 6-month-old इन्फेंट है, अनकॉन्शियस है, उसका टेम्परेचर हम रेक्टल रूट से चेक करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यदि आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूजिंग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ नर्स असाइन हाई प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड्स। तो जब हम हायरार्की मॉडल यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो नर्स कहेगी हाई प्रायोरिटी कौन सी होगी पेशेंट की? सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम या फिर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर लो पूछ सकते, बॉटम पूछ सकते हैं। जनरली टॉप प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी या फिर बॉटम प्रायोरिटी पूछी जाती है, तो क्या है? एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स फॉल्स अंडर विच डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस के हमने डायमेंशन पढ़े हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर डायमेंशन है कि ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी जिसमें हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको टॉलरेट कर सकते हैं, यदि कुछ हमसे वो गलत भी बोलते हैं तो वो हेल्थ एंड वेलनेस का कौन सा डायमेंशन है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल या फिर सोशल। तो यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो क्या होगा? सोसाइटी से रिलेट करेगा आपका। इसमें आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, आपके पास इतनी टॉलरेंस है कि आपसे कोई कुछ बोल जाता है और आप उसको सहन कर लेते हैं ज़्यादा। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो इस टाइप का डायमेंशन कौन सा कहलाएगा? सोशल डायमेंशन। यदि आपकी बॉडी से रिलेट करती हुई कुछ प्रॉब्लम होती वो आती फिजिकल में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्स while educating a patient admitted to a surgical ward, inquiries about his fluid intake and elimination pattern. She also checks his blood pressure and encourages to take plenty of oral fluids and a rough-phase diet. A nurse is addressing which level of need according to Maslow. यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में मास्लो की थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सर्जिकल वार्ड में पेशेंट है, फ्लूइड इनटेक ले रहा है, एलिमिनेशन पैटर्न आप पूछ रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं उसका और इनकरेज कर रहे हैं कि आप अच्छा पानी पीजिए, रफ डाइट लीजिए। तो किस टाइप का मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपने बताई? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सेल्फ स्टीम नीड। तो प्राइमरी चीज़ क्या होती है मास्लो हायरार्की में? वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें क्या होगा? फूड, सेक्स, स्लीप, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स में। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लूइड इनटेक और एलिमिनेशन पैटर्न
एंड यहाँ पर प्रॉपर सोना खाना, ये सब किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड में। नेक्स्ट वन इज a community health nurse gives health education to a group of mothers with children aged below 5 years on safety precaution to reduce falls among children and healthy diet. Which level of prevention is the nurse practicing? तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ मदर्स को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे 5 साल से कम एज की हैं, तो उनके लिए इसलिए कह रही है कि बच्चों में हेल्दी डाइट दीजिए प्रॉपर तरीके से उनको, ताकि गिरने से भी वो बच सकें। प्रिकॉशन बरतना है आपको, कैसे गिरने से बचा सकते हैं, हेल्दी डाइट देंगे हम, तो किस टाइप का प्रिवेंशन होगा। ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन है, पहले से ही आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, जिससे हम उनको माल न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन से बचाने की बात हो रही है। जब हम किसी चीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज a nurse screens individual in a place for certain disease and refers symptomatic individuals for immediate treatment to prevent complication and shorten the period of disability। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है कि एक नर्स है, क्या कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है गांव के लोगों में कुछ डिसीज़ को लेके। तो यहाँ पर जब नर्स है जो स्क्रीनिंग कर रही है, तो किस टाइप की स्क्रीनिंग की जा रही है, या फिर डिसीज़ है, कुछ सिम्टम्स है, उनको ट्रीट भी कर रही है ताकि कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, द अबव एक्टिविटी फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिसीज़ है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है कि कुछ डिसेबिलिटी ना हो पाए कम पीरियड में ही। तो कौन से प्रिवेंशन, इसके सिम्टम हैं और हम उनको चेक कर रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन से प्रिवेंशन में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में क्या करेगी, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने बात की, तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन यदि टर्म यूज़ है, हेल्थ एजुकेशन वर्ड यूज़ है आपके लिए, प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि हम इस डिसीज़ से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो किस में आएगा, प्राइमरी में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा कि डिसीज़ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है हमें, तो किस में आएगा, सेकेंडरी में। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट में, लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो किस में आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड में डिसीज़ या ट्रीटमेंट दी या ठीक करने की कोशिश की, तो सेकेंडरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन को लेके, अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टर्सरी प्रिवेंशन का ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट अ नर्स इज एंगेज्ड इन टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सी एक्टिविटी दिख रही है कि नर्स उस एक्टिविटी में एंगेज रहेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट्स अ पेशेंट होम टू गो टू द चेंज अ वुड ड्रेसिंग, अ नर्स असेस द रिस्क फैक्टर ऑफ पेशेंट इन द कैजुअलिटी एडमिटेड विथ चेस्ट पेन, अ नर्स शेड्यूल अ रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट who has undergone knee replacement surgery, a nurse provides health education to school children on healthy eating। अब यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है स्कूल चिल्ड्रंस को कि अच्छा खाना खाएंगे तब स्वस्थ रहेंगे। फिर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट को, तो आएंगे सेकेंडरी। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन आ जाएगा, पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कोई अदर सर्जरी, लेकिन अब उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो किस में आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और यहाँ पर जो शेड्यूल किया गया है, नर्स शेड्यूल्स रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये किस में आ जाएगा, ये आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हों।
ना हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको एक बार फिर से तीनों जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विथ डेफिनेशन और 8-10 एग्जाम्पल के साथ है आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम के कैरेक्टर कौन से नहीं हैं? ऑप्शन है यहाँ पर वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रिदम इज रेगुलर, ventricular and arterial rate 60 to 100 in the adult, PR interval variable interval more than 0.20 seconds, P wave normal and consistent in shape always in front of the QRS। साइनस रिदम का कैरेक्टर नहीं है वो कौन सा है? तो वो PR इंटरवल वेरिएबल इंटरवल मोर देन 0.20 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइनस रिदम की। तो साइनस रिदम, यहाँ पर साइनस रिदम क्या है? इज एनी कार्डियक रिदम इन विच डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स बिगन्स एट द साइनस नोड। जो ऐसे नोड से जो रिदम स्टार्ट होगी तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर साइनस रिदम। अब यहाँ पर जो इसके कैरेक्टर हैं वो क्या है? स्टार्टिंग साइड क्या है? ऐसे नोड। रेट यदि यहाँ पे बात की जाए तो 60 to 100 बीट पर मिनट पे यहाँ पर जो यहाँ पे बताया गया है। वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रेट कितनी है? 60 से 100। रिदम कैसी है? रेगुलर है। यहाँ पर पी वेव नॉर्मल एंड कॉन्सिस्टेंट इन शेप है और ऑलवेज QRS के फ्रंट में रहेगा। लेकिन PR इंटरवल यहाँ पर कितना होता है? 0.12 to 0.20 सेकेंड। जनरली ये कभी कभी कॉन्स्टेंट भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोर देन 0.20, लेकिन इससे कम ही होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया गया है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल साइनस रिदम के कैरेक्टर हैं, यदि इनिशियल और इनिशिएट पॉइंट पूछें तो क्या है? ऐसे नोड। रिदम रेगुलर होगी, रेट होगा 60 to 100 बीट पर मिनट इन एडल्ट। यहाँ पर PR इंटरवल कांस्टेंट होगा या फिर 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड होगा। RR इंटरवल भी रेगुलर होगा। QRS कॉम्प्लेक्स है जो हम ECG में भी पढ़े हुए हैं, तो वो है यहाँ पर लेस देन 0.12 सेकेंड रहेंगे या फिर वाइड भी हो सकते हैं। वन पी वेव प्रोसीड्स ईच QRS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर यदि आपको और अच्छे से देखना हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज Which of the following is to be kept in mind while caring for geriatric client with a respiratory disease? तो जब आप जीरियाट्रिक क्लाइंट का मतलब है ओल्ड पीपल, एज्ड पीपल हैं, यदि उनकी केयर कर रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो कौन सा पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है? रिड्यूस्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इंक्रीज्ड कफ फोर्स, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सेमिया, रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया। तो जब आप जीरियाट्रिक क्लाइंट की रेस्पिरेटरी डिसीज है, पेशेंट ओल्ड एज है, क्या है उसके लिए? रेस्पिरेटरी डिसीज है, कोई सी भी रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है? तो वो है CO2। यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया। तो हाइपरकैप्निया का मतलब होगा कि ब्लड में बहुत ज़्यादा CO2 का बिल्डअप होना या फिर इकट्ठा होना, या फिर ये कह सकते हैं ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जब जीरियाट्रिक पेशेंट की बात हो रही है तो क्या चीज़ दिमाग में रखना है? रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया। नेक्स्ट इज A nurse who is caring for a client after cardiac surgery notes a few changes in the cardiac monitor and prepares for pericardiocentesis. Which of the following changes denote the patient is developing cardiac tamponade? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर भी टफ होगा। क्वेश्चन है कि कार्डियक सर्जरी होने के बाद पेशेंट में कुछ चेंज देखने को मिल रहे हैं कार्डियक मॉनिटर में। पेशेंट को पेरिकार्डियोसेंथेसिस के लिए प्रिपेयर किया गया है। अब आपको बताना है कि जो डेवलपिंग साइन है कार्डियक टेम्पोनेट है, जो कौन सा साइन है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर आपको सीधा भी एग्जाम में आ सकता है। यदि डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछा जाता है कार्डियक टेम्पोनेट में तो क्या होगा? ऑप्शन में डिक्रीज वीनस प्रेशर,
डिक्रीज सिस्टेलिक ब्लड प्रेशर, वाइडेंड पल्स प्रेशर या फिर पैराडॉक्सिकल पल्स। तो पैराडॉक्सिकल पल्स का मतलब होगा पेरिफेरल पल्स इज मार्कली डिमिनाइज्ड या फिर एबुलिज्ड होगी। जनरली जब आप इंस्पिरेशन करेंगे या फिर दोबारा आप एक्सप्रेशन करेंगे तो पैराडॉक्सिकल पल्स है जो कि एक मेन साइन यहाँ पर माना जाता है कार्डियक टेम्पोनेट का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पैराडॉक्सिकल पल्स या फिर पल्सस पैराडॉक्सस। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें क्या होगी, जनरली लार्ज रहेगी, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कम होगी। सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, कम होगा। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए हैं, पैराडॉक्सिकल पल्स के लिए। और एक इसमें देखने को मिलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट में। नेक्स्ट वन इज द डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग इन। तो यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं तो आपको कार्डियक टेम्पोनेट का बैक्स ट्रायड याद रखना है जिसमें ब्लड प्रेशर लो होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, मफल हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर पैराडॉक्सिकल पल्स भी सी का एक साइन है। तो यदि यहाँ पर आप ये देखिए जो ऑप्शन है इनमें कहीं भी आपको बीपी हाई नहीं बताया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि लो बीपी कहीं पर भी नहीं बताया गया इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तो जब यहाँ पर वीनस प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होगा। यदि 3 बैक्स ट्रायड का मतलब होगा 3, यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल कोलैप्स भी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बैक्स ट्रायड है ये 3 साइन है किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के, जो एग्जाम में आपको एक्सेप्ट करके भी पूछे जा सकते हैं या फिर कार्डियक टेम्पोनेट में क्या है जो क्लासिकल साइन के लिए अपनाया जाता है तो वो है बैक्स ट्रायड। नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग इन लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो कर्वेचर है थोरेसिक स्पाइन का कैसा हो, लेटरल साइड, तो क्या है स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर एनक्लोसिस। तो इसके लिए हम क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे, तो लेटरल कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन क्या कहलाएगा, देखिए इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन में कहा है कि डिफॉर्मिटी है लेटरल कर्वेचर की थोरेसिक स्पाइन में, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस। दैट मीन्स सी शेप स्पाइन है जो देखने को मिलेगी। यदि काइफोसिस कहेंगे तो आउटवर्ड, ये देखिए जो यहाँ पर स्पाइन है कैसी है, बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, काइफोसिस। यदि कहते कि ये क्या है, इनवर्ड, अंदर साइड को टर्न हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस। तीनों इमेज याद रखना है, सी शेप होता है तो स्कोलियोसिस, आउटवर्ड बाहर की तरफ स्पाइन जाती है तो काइफोसिस, और अंदर की तरफ आती है तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एलोप्यूरिनॉल फॉर ट्रीटिंग द गट। तो ये सबको याद है कि गट के ट्रीटमेंट में एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है। तो जो एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है गट ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर इन डिक्रीज साइनोवियल स्वेलिंग, इट इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, इट प्रिवेंट्स सिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड, या फिर इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। तो जो एलोप्यूरिनॉल है ये ट्रीटमेंट ऑफ गट के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली क्या है, मेडिसिन है। तो यहाँ पर एलोप्यूरिनॉल का जो क्या है, हाई यूरिक एसिड लेवल को क्या करती है, कम करती है, या फिर यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। जो एलोप्यूरिनॉल है इसका मेन काम क्या है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करना। डिक्रीज हाई है तो उसको क्या करना है, कम करना है। हाई ब्लड यूरिक एसिड लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, एलोप्यूरिनॉल। और ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है गट में, साथ ही साथ किडनी स्टोन के लिए भी हाई यूरिक एसिड लेवल यदि होता है तो उसको भी ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होने लगेगा जॉइंट्स के यहाँ पर, जिसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो ये एलोप्यूरिनॉल यूज़ करके जो हम क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे, और ऑलरेडी जो बढ़ चुका है उसको बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज A patient suffering from gastroesophageal reflux disease (GERD) is most likely to report which of the following complaint.
तो यदि पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, तो कौन सी कंप्लेन है जो वो करेगा? एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नॉजिया या फिर हार्टबर्न। तो ऐसे पेशेंट में GERD के पेशेंट में जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, क्या देखने को मिलेगा कॉमनली? हार्टबर्न। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीटिव स्टोन्स इन द रीनल कैल्कुलाई। तो यदि स्ट्रूटिव स्टोन बनते हैं रीनल कैल्कुलाई है यहाँ पर, तो कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे? दैट मीन्स ये स्टोन फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पर। ऑप्शन में UTI, गट, हाइपरकैल्सीयूरिया या फिर हाइपर ऑक्सिलयूरिया। तो UTI है जो मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होगा रीनल कैल्कुलाई के लिए। नेक्स्ट इज which type of urinary incontinence is associated with the involuntary loss of urine due to over distension of the bladder? ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर है, यदि ब्लैडर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, आपका यूरिन उस टाइम पर बाहर लीक हो जाती है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? स्ट्रेस, अर्ग, रिफ्लेक्स या फिर ओवरफ्लो। तो यहाँ पर ओवर डिस्टेंशन ब्लैडर है। स्ट्रेस, जब आप चिंता में रहें जब निकले तो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस। अर्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्ग इनकॉन्टिनेंस में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लैडर की जितनी क्षमता उससे ज़्यादा आप यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हो, तब इनवॉलेंट्री लॉस होता है, दैट मीन्स यूरिन पास हो जाती है, तब उसको क्या कहेंगे? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज विच सेल्स ऑफ पेंक्रियाज रिलीज द हार्मोन ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन की कौन सी सेल्स, पेंक्रियाज की कौन सी सेल है जो ग्लूकागोन को रिलीज करेगी? A सेल, B सेल, D सेल या फिर गामा सेल। तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन कौन करेगी? अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स किसके लिए करेंगी? इंसुलिन के लिए। डेल्टा क्या करेंगी? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट वन इज अ वॉल ऑफ लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पीस ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज से मिलके बनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज यहाँ पर पीस ऑफ कार्टिलेज होते हैं? टोटल 9। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनियन रिएक्शन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पार्किंसन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है? दैट मीन्स पार्किंसन जैसे साइन सिम्टम क्रिएट कर सकती है। मेटक्लोप्रोमाइड, सिमेटिडिन, रेब्राप्रोजोल या फिर कोलेस्टेपॉल। मेडिसिन का नाम आपको बताना है कि पार्किंसन रिएक्शन कौन सी मेडिसिन कॉज कर सकती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। इवनिंग में हम GK और GS के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक